सो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो अभी तक हमने देखा कि लोगों के द्वारा रूलर को इलेक्ट किया जाता है, लोगों के द्वारा रूलर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। वो रूलर जो है वो लोगों के लिए काम करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेगा, ठीक है, निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें होंगी। अब और क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी में जिस रूलर को हमने इलेक्ट किया है ना, वो ही डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कोई कि और कोई डिसीजन लेगा, ठीक है। जो रूलर है जिसको हमने चूज़ किया है, ठीक है, वही डिसीजन होगा, और किसी के पास डिसीजन लेने की ताकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, और गांव में, ठीक है, कि एक बंदे को हमने चूज़ करना है, ठीक है, एक बंदे को हमने चूज़ करना है ताकि वो डिसीजन लेके और पूरे गांव का डेवलपमेंट हो सके। तो ज़्यादातर लोगों ने राम को जो है वो चूज़ किया कि भैया राम जो है वो इस विलेज का जो है वो पंच बनेगा, ठीक है। और ये जो है वो सारे निर्णय लेगा, जितने भी सारे जो है वो डिसीजन लेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको बनाया, राम को बनाया, ठीक है, राम को जो है वो लीडर बनाया, राम को लोगों ने चुना, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि शाम आ गया भैया, शाम आ गया, शाम कह रहा कि नहीं भैया तू राम हट जा, हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए क्या बेहतर है, यहाँ के लोगों के लिए क्या बेहतर है। चुना किसको था? राम को चुना था, है ना। इलेक्शन हुए थे तो राम को चुना था इस विलेज ने कि भैया ये लीडर है हमारा और ये जो है वो हमारे लिए डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन शाम आ गया, शाम ने बोला कि राम तू हट जा, मैं करूँगा जो करूँगा, ठीक है, मेरे को पता है इस विलेज के लिए क्या बेहतर है। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? हमने चुना था राम को, लेकिन कौन गया? शाम आ गया। क्या ये ठीक है? डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जिसको हमने चूज़ किया है वही जो है वो रूल करेगा, वही जो है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। ये कुछ एग्जाम्पल हमें पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमें से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरकार आई, इसने क्या किया, मिलिट्री कूप कर दिया और जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा दिया। एक्चुअली 1999 से पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट चलती थी 1999 तक। और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और ख़ुद को बोल दिया कि भैया हम जो है वो यहाँ के राजा हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है। बाद में इस चीफ एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट बता दिया गया और 2002 में रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों से पूछना कि क्या हम 5 साल तक ये जो मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, क्या इसको टेन्योर को और आगे बढ़ा दिया जाए या रहने दिया जाए, येस और नो, ठीक है, येस और नो, ठीक है। तो येस और नो, ठीक है, येस और नो, ठीक है। तो बहुत हमें बाद में पता चला कि 5 साल के टेन्योर को, प्रेसिडेंट के टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। बाद में पता चला कि पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस रेफरेंडम में बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस हुई थी, फ्रॉड हुआ था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हुआ क्या कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरकार आई, उसने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को हटा दिया 1999 में और ख़ुद को बोल दिया हम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री को डेजिग्नेशन जो है वो चेंज कर दिया गया प्रेसिडेंट में कि हम जो है वो प्रेसिडेंट है। 2002 में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब लोगों से पूछा गया कि हम जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बने रहे 5 साल तक या येस और नो, लोगों से पूछा गया। लेकिन बाद में पता चला रेफरेंडम में हाँ आई कि हाँ भैया आप 5 साल तक आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन बाद में पता चला कि रेफरेंडम में बहुत ज़्यादा घपलेबाजी हुई थी, बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस और फ्रॉड हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो अगस्त 2002 में अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट यानी कि कुछ चेंज किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ बेसिक रूल्स हमने लिख दिए और उस रूल के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही लेम डेफिनेशन है बट स्टिल आपको समझना होगा, ठीक है। तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान में कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई और जो वो कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो कभी भी डिसॉल्व कर सकता था, डिसमिस कर सकता था उसको, ठीक है, बंद कर सकता था, ठीक है, चालू असेंबली को बंद कर सकता था, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा पावर हो गई, वो करप्ट बन गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के हाथ पे दे दी गई, ठीक है। ऑटोक्रेटिक की ओर जा रहा था। ऑटोक्रेटिक यानी कि एक ही शासन जो है वो कर रहा है, मेरे हाथ में पावर, मैं करूँगा कुछ भी करूँगा, ठीक है। तो ये जो वर्क है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली का मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का चैप्टर आगे आएगा, ठीक है, उस तरीके से वहाँ पे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल यानी कि नेशनल सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पे, ठीक है। सो द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। एक्चुअल में होता क्या है कि जिस तरीके से जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकसभा है ना, वहाँ पे नेशनल असेंबली है, तो लोकसभा है नेशनल लेवल पे, हमारे पे हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे MP जाते हैं, ठीक है, हम MP को चूज़ करते हैं। दिल्ली में हमने क्या किया, कोई दिल्ली है फॉर एग्जांपल, दिल्ली में हमने MP को चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ इस रीज़न से हमने बोला कि ये वाला MP जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे MP को चूज़ कर लिया, राम को चूज़ किया, ठीक है, राम को चूज़ किया यहाँ से, और राम जो है वो यहाँ पे चला गया, कहाँ पे चल गया, लोकसभा में चला गया। वहाँ पे हमें इस रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी समस्याओं को सुन रहा है, हमारे जो है वो हमारी समस्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी समस्या को, यहाँ का डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ के रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे, नेशनल असेंबली पे। और वहाँ पे उसकी चल भी रही है, ठीक है, वहाँ पे उसकी लोकसभा में उसकी बातों को सुना जा रहा है, और फिर यहाँ के लिए लोगों के लिए काम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली है और प्रोविंशियल असेंबली है। तो नेशनल असेंबली में वहाँ के लोगों ने जिसको सिलेक्ट किया वो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि चल किसी और की रही है। वहाँ पे लोगों ने इलेक्ट करके भेज तो दिया है किसी और को, लेकिन इनके ऊपर किसी और का कब्ज़ा है। ये जो कह रहे हैं किसी और का कब्ज़ा है, जैसे राघव आ गए बीच में, ठीक है, राघव आ गए, राघव जी का कब्ज़ा आ गया राम पर, ठीक है, राम पर। भैया राघव जी जो बोल रहे हैं वो राम कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमने राम को चूज़ किया था। राम जो है वो, राम को डिसीजन लेना चाहिए कि क्या है, क्या सही क्या नहीं, क्योंकि हमने राम को चूज़ किया था ना। अब राघव कंट्रोल कर रहा है राम को कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, और फिर बदले में उसे वो ही करना पड़ेगा, वो लोगों की नहीं सुन रहा। तो यानी कि हमने इलेक्ट किसी और को किया था, लेकिन चल राघव की रही है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज। तो सिविलियन कैबिनेट वहाँ के लोगों ने किसी और को जो है वो सेलेक्ट किया था, वहाँ पे भेजा था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर वहाँ के लोगों की चल रही है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है एक, वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, और मिलिट्री ऑफिसर की इन मेंबर के ऊपर जो है वो चल रही है, और ये मेंबर कुछ नहीं कर पा रहे हैं चाहकर भी। सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वे हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। सो पाकिस्तान हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, लोग इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन जिसको इलेक्ट किया है उसके पास कोई पावर नहीं है, किसी और के पास पावर है डिसीजन मेकिंग की। तो इस इलेक्शन का मतलब ही क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का एक फीचर निकल के ये आता है कि जिसको हमने इलेक्ट किया होता है उसके पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको हमने, जैसे हमने किसी और को सेलेक्ट किया था, तो उसके पास पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। फॉर एग्जांपल एक बार जस्ट मैं फिर से क्विक रिवाइज कर देती हूँ। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे पीपल इलेक्टेड बाय द वे पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव रूलर, एंड वो रूलर लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक है, लोगों के बिहाफ पे क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है, वही रूलर लेंगे, ठीक है, और कोई नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई और ले लेगा तो फिर वो ट्रू इलेक्शन नहीं हुए, वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हुई, वो डेमोक्रेसी कहलाने योग्य ही नहीं है। यानी कि आप सिर्फ इलेक्शन करा रहे हो, लेकिन वो इलेक्शन डेमोक्रेसी इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने किसी और को चूज़ किया था, लेकिन डिसीजन कोई और ले रहा है। सो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। पाकिस्तान में क्या हुआ, जनरल प्रेफरेंस आए 1919 में आए, और डेमोक्रेसी कंट्री को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया गया, खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया, रेफरेंडम कराया गया, लेकिन रेफरेंडम बहुत ही माल प्रैक्टिस हुई, जिसकी वजह से 5 साल का टेन्योर और बढ़ गया वो, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के बाद क्या हुआ कि जो भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज है उसको डिसमिस कर दिया गया, प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, जिसको हमने जो सिविलियन कैबिनेट थी वहाँ पे जिसके लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था, वो
जो है वो निर्णय नहीं ले रही, वो डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि कोई और डिसीजन ले रहा है। कौन डिसीजन ले रहा है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें बहुत सारी मिलिट्री ऑफिसर हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं बदले में सिविलियन कैबिनेट के, जो कि जहाँ पे लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेजा है, वो डिसीजन नहीं ले रहे, कोई और डिसीजन ले रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वे हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि वहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन भी क्या फ़ायदा जहाँ पे हमारे रूलर इलेक्ट ना हो, वो डिसीजन ना ले। तो यही है, ठीक है। सो दे कैन नॉट टेक अ फाइनल डिसीजन, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल एंड विद द जनरल मुशर्रफ, नॉन ऑफ देम वेर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की में भी यही होता है। मोनार्की में हमने तो उसको कोई मोनार्की या डिक्टेटरशिप में हमने तो सबसे पहले कोई रूलर को इलेक्ट नहीं किया, वो खुद ही आ गए, ठीक है, खुद ही आ गए, खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लोगों को सिर्फ सुनना पड़ता है, ठीक है। और कोई हम जो है वो यहाँ पे लोग अपने रूलर को इलेक्ट नहीं करते, और ये जिनका मोनार्की का ये ऑर्डर आ गया, हमें जो है वो लोगों को फिर मानना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हालांकि ऐसी भी कंट्रीज होती है जहाँ पे मोनार्की है, ठीक है, मोनार्की या डिक्टेटरशिप, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन तो वहाँ पे हुए, ठीक है, लोगों ने इलेक्शन किया, लोगों ने अपने रूलर को इलेक्ट किया, लेकिन रूलर की वो जो जिसको इलेक्ट किया उस रूलर की चलेगी नहीं, बदले में किसकी चलेगी? मोनार्की या डिक्टेटरशिप की चलेगी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप की चलेगी, और ये जो रूलर है उसके अंडर में काम करेगा, और इसकी कोई नहीं चलेगी। तो ये क्या हुआ? ये डिक्टेटरशिप हुआ। चलनी किसकी चाहिए थी? जिसको हमने इलेक्ट किया। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। So in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये अगर आपको प्रॉब्लम है कि मोनार्की क्या होती है, मोनार्की यानी कि राजा का शासन, डिक्टेटरशिप यानी कि जैसे मिलिट्री रूल हो गया, या कोई भी डिक्टेटरशिप बहुत ही एकदम एक इंसान, एक तगड़े इंसान के पास सारी पावर है, वो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैंने बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। फ्री एंड फेयर, आपने इलेक्शन करा दिए, ठीक है, आपने इलेक्शन करा दिए। सिर्फ इलेक्शन होना, ये बताने की कोशिश की गई है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल आर इलेक्ट देयर रूलर। इलेक्शन से ही तो करेंगे ना इलेक्ट, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या? इलेक्शन इज इक्वल्स टू डेमोक्रेसी? नहीं, इलेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू डेमोक्रेसी। वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए, यानी कि एकदम करप्ट फ्री होने चाहिए, माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो ये बताने की कोशिश की, ये सेकंड फीचर है, ठीक है। पहला फीचर तो ये है कि जिसको हमने इलेक्ट किया उसके पास मेजर पावर डिसीजन होनी चाहिए, यानी कि कोई और डिसीजन उसके बिहाफ पे ले रहा है। दूसरा फीचर ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं। सबसे पहले चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर भी है पार्लियामेंट, और उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। वहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस में पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, और नेशनल पीपल कांग्रेस यानी कि उनकी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर। यहाँ पे उनकी नेशनल असेंबली में 3000 पीपल जब वो आते हैं, और वो 3000 पीपल अपने प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ जो 3000 मेंबर में से कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो उनकी आर्मी, चाइना की आर्मी इलेक्ट करती है, ठीक है, सेलेक्ट करती है। और बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली दोज who are a member of Chinese Communist Party or a smaller party allied to it allowed to contest elections held in 2002 and 2003. The government is always formed by Communist Party. यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने बताया कि वहाँ की एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? 3000 लोग हैं। तो 3000 में से कुछ लोग जो है वो आर्मी सेलेक्ट करेगी, और ये 3000 लोग मिलकर प्रेसिडेंट को अपना चूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैच आ जाता है। कैच क्या आ जाता है बच्चे? ये 3000 लोग जो है वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं ना, नेशनल पीपल कांग्रेस में आ रहे हैं, तो आ रहे हैं ना, तो जो भी आना चाहता है, जो कैंडिडेट इलेक्शन खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो उसे अप्रूवल मिलना चाहिए कि अगर आप कैंडिडेट बन रहे हो तो हाँ जी आप जो है वो बन सकते हो। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का उसे अप्रूवल मिलना चाहिए, यानी कि उसको हाँ मिलना चाहिए कि हाँ आप लड़ सकते हो इलेक्शन, आप जो है वो खड़े हो सकते हो, ठीक है, आप खड़े हो सकते हो। मान लो जिसको अप्रूवल नहीं मिला चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से कि भैया नहीं आप नहीं लड़ सकते, तो फिर वो बंदा लड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि आपको सिर्फ एक ही पार्टी मिलेगी, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे।
कि जो है वो कोई और पार्टी को जिता देंगे, कि चाइनीज़ दूसरी कोई पार्टी आ गई पार्टी 2 करके, कि पार्टी 2 करके नहीं, वहाँ पे एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी से अप्रूवल मिलता है कि आप जो है वो इलेक्शन में लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते, आप खड़े हो सकते हो कि नहीं। अगर जिसने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया किसी बंदे को कि आप नहीं लड़ सकते, तो फिर वो बंदा नहीं लड़ सकता। जिसको हाँ कर दी कि फिर वो बंदा लड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और या कुछ एक गिनी चुनी पार्टी है जिसमें से अलाई बना रखा है, इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो जुड़ रखी हैं, ठीक है, ज्वाइन हो रखी है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो जो है वो कंटेस्ट में इलेक्शन कर सकते हैं। 2003 और 2002 और 2003 के इलेक्शन में हमें ये देखने को भी मिला था। कहने का मतलब क्या है कि जिसको चाइनीज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मिल गया जिस कैंडिडेट को कि हाँ आप लड़ सकते हो इलेक्शन, तो वो लड़ सकता है। जिसको नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक है। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ छोटी मोटी पार्टियाँ भी इसमें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो ये क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इलेक्शन चल रहे हैं, वो भी कितने घटिया तरीके से चल रहे हैं। वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, यानी कि ना कोई दूसरी पार्टी है, ना कोई ऐसा है कि अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो उसको अप्रूवल नहीं दिया तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कि कोई फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम जो है वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। आपको जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट बनने के लिए, यानी कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैक्सिको का। मैक्सिको में इलेक्शन होते हैं हर 6 साल में इलेक्शन होते थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। 1930 में, सिंस इंडिपेंडेंस 1930 से 2000 तक जो है वो हर 6 साल में इलेक्शन होते थे। लेकिन 2000 में क्या हुआ, और वहाँ पे कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं हुआ। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि हर एक इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी जीत रही है। कौन सी जीत रही है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और ओपोजिशन भी है, ऐसा नहीं है कि ओपोजिशन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैक्सिको में क्या होता था, इंडिपेंडेंस से जब से वो आज़ाद हुआ है 2000 तक एकदम हर 6 साल तक अच्छे से जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे। वहाँ पे कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल नहीं रहा। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ? 2000 के बाद ये हुआ कि सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है, और जो दूसरी पार्टियां हैं जो खड़ी हुई हैं उनको जो है वो मौका ही नहीं मिल रहा कि वो आगे आ सकें, वो जीत सकें, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टक्कर हमें देखने को मिलती है। बाकी सारी पार्टी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें टक्कर देखने को मिलती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ठीक इसी तरह वहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिको में क्या हुआ कि PRI की सरकार है, मतलब PRI की पार्टी भी है, मतलब पार्टी है, ठीक है। और दूसरी भी पार्टियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन PRI जीत रही है, दूसरी पार्टी को मौका भी नहीं मिल रहा है और वो जीत भी नहीं पा रही है। जीत इसलिए नहीं पा रही क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कभी जीत नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि जो PRI है वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है इलेक्शन में खुद को जीतने के लिए। ये इसको दबा देगी, मीडिया को यूज़ करेगी कि भैया ये बहुत गंदी पार्टी है, मीडिया उसके अपने कंट्रोल में होगी, PRI की तारीफ़ करती रहेगी। तो यानी कि इस तरीके से डर्टी ट्रिक जो है वो यूज़ की जाती हैं। एंड जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जो भी सरकार में काम करते हैं, उनको जो है वो पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना ज़रूरी होता है। जो भी गवर्नमेंट टीचर है वो पेरेंट्स को बोलेंगी, बच्चों के पेरेंट्स को बोलेगी कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए। यानी कि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है कि आप इसको चूज़ कीजिए, आप इसको इलेक्ट करिए। यानी कि इलेक्शन यहाँ पर सिर्फ नाम के हो रहे हैं, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि हम जो है वो दूसरी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस पार्टी को चूज़ कीजिए। मीडिया को यूज़ किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी बहुत बेकार है, ये जो PRI है ये बहुत अच्छी पार्टी है, आप इसको आप इसको वोट देना। दूसरी बात, जो पोलिंग बूथ है, जहाँ पे पोलिंग बूथ का मतलब जहाँ पे हम जाके अपने वोट डालते हैं, वहाँ पे भी हमें घपलेबाजी देखने को मिलती है लास्ट मिनट पे, ठीक है। तो PRI बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करती है अपने कैंडिडेट के ऊपर कि वो ही जीते। यानी कि बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है वो खेली जा रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें चाइना में ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ की नेशनल पीपल कांग्रेस है, जिसमें से 3000 पीपल हैं, 3000 मेंबर्स हैं वहाँ के नेशनल पीपल कांग्रेस में। और ये 3000 पीपल जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो चूज़ करती हैं। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आर्मी चूज़ करती है, और जो ठीक है, जो इलेक्शन में लड़ना चाहता है, जो इस 3000 मेंबर यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस में आना चाहता है,
तो उसको इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा। लेकिन वो जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मिलना चाहिए। जिसको अप्रूवल नहीं मिला वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिको में क्या होता था, बहुत अच्छे तरीके से पहले काम होता था, बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते थे। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ, पीआरआई जो है वो पीआरआई पार्टी जब वो जीतती आ रही, ओपोजिशन को मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। यहाँ पे लोगों को ऑप्शन नहीं दिए जा रहे, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है वो ऐसा कीजिए, आप जो है वो वैसा कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मीडिया का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, टीचरों को फोर्स किया जा रहा है कि आप पेरेंट्स को फोर्स कीजिए कि आप यहाँ पे कीजिए। लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ पे चेंज किया जा रहा है, तो बहुत ही डर्टी गेम किया जाता है। तो यहाँ पे चाइना में हमें देखने को मिल रहा है क्या, कि चाइना में हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ पे और एक ही पार्टी को चूज़ किया जा रहा है, एक ही पार्टी का बंदा जो है वो आ रहा है और कैंडिडेट की भी कोई ऑप्शन नहीं है। कैंडिडेट की अगर इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो कोई और भी नहीं, जिसको पसंद आए उसको ही चूज़ करने का मौका वहाँ पे दिया जाएगा और कोई कैंडिडेट खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, मैक्सिको में क्या हो रहा है, मैक्सिको में ऑपोजिशन पार्टी तो है लेकिन ऑपोजिशन को यहाँ पे दबाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे खेला जा रहा है। वहाँ पे चॉइस तो है लोगों के पास, लेकिन वो दिखती है चॉइस लेकिन है नहीं, क्योंकि पीआरआई ऑपोजिशन को क्या कर रही है, ऑपोजिशन को दबा रही है। ठीक है, सो मैक्सिकन पीपल सीम टू really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way that ruling party could be defeated even if peoples are against it. So there are not a फेयर इलेक्शन। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन दिखाने के लिए हो रहे हैं कि भैया हम इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूसरा फीचर ये है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। ठीक है, जिसके पास पावर है अभी, उसके पास ये भी पावर होनी चाहिए कि वो हार सके, दूसरों को मौका मिल सके, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को भी मौका मिल सके कि वो भी आगे आए। जो एक ही पार्टी का सिस्टम ना हो, दूसरी पार्टियों को भी मौका मिले कि वो आए। और ये नहीं कि भैया एक कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो अगर इस पार्टी का अप्रूवल नहीं मिले तो ये नहीं खड़ा हो सकता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए खड़े होने का। ठीक है, और लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए कि सिर्फ एक ही पार्टी को वो चूज़ ना करे, दूसरी पार्टी को भी चूज़ करे, ऑपोजिशन को भी मौका मिले। ठीक है, तो और लोग किसी को भी करें, लोगों को दबाव नहीं डालना कि आप हमें ही वोट दीजिए। ठीक है, तो बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।